सीए फाइनल वालों, तुम्हारा पूरा चैप्टर 8 कंप्लीट करा दिया है। सारे के सारे जो भी स्टैंडर्ड्स थे वो कवर करा दिए हैं। इस वीडियो को देख लीजिए, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनको देख लीजिए। और एक मेगा मैराथन स्टैंडर्ड्स की पहले से अपलोडेड है, जिस पे बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है। 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़, आई थिंक 1,20,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। और मुझे बताइएगा कौन से स्टैंडर्ड की वीडियोज़ जो हैं आप लोग ढूंढ रहे हैं, मैं आपको करा दूंगा रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर। आ जाइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर हमने पढ़ लिया था। पहले तो बताओ नाम क्या है? एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम एफएस, कम ऑन, ये था हमारा काम। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट, फॉर्म एन ओपिनियन, एक्सप्रेस दैट ओपिनियन क्लियरली थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाली गई हैं। डिटेल कम होती है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, और उस इंफॉर्मेशन की विच इज कंसिस्टेंट विद दी फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, engagement acceptance, point number 1, accept only if you were engaged to conduct the audit of the financial statement. Why? Otherwise you will not have the necessary knowledge to discharge the responsibility of audit of summary financial statement. I hope ये बात याद है। Come on guys, बहुत बढ़िया। Then approach में 3 बातें। नंबर 1, applicable criteria क्या होना चाहिए? acceptable। भाई साहब, जो आपकी समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो बहुत एग्रीगेटेड होती है। ऑब्वियसली एग्रीगेटेड का मतलब क्या है? वो समराइज्ड फॉर्म में होती है, लिमिटेड डिस्क्लोजर होते हैं, उससे मिसलीड हो सकता है यूज़र। इसलिए याद रखिए कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि भैया अप्लाइड क्राइटेरिया यूज्ड हुआ है प्रॉपरली या नहीं। अब ये जज करने के लिए अप्लाइड क्राइटेरिया प्रॉपरली यूज हुआ है नहीं, हमें क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं? एंटिटी का नेचर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस, इंफॉर्मेशन नीड एंड आर, दैट इज रिजल्ट, NP&R। याद आ रहा है आप लोगों को? नेचर, पर्पस, नीड, रिजल्ट्स इन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग। इज दैट क्लियर? बोलिए। इसके तुरंत बाद बच्चों मैं आपको गाइड करूंगा कि आप हमेशा यहां से एनेक्स्ट्रा से आके ये बातें पढ़ लिया करो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस बन सकते हैं। ओके, कम ऑन। 210 में हमें बोलते थे चेक कर लो FRF एक्सेप्टेबल है नहीं, 810 में हमें बोलते हैं चेक कर लो आपका एप्लीकेबल क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। कम ऑन बोल दीजिए, लीजिए। अगर आपका अप्लाइड क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है तो याद रखिए आपको ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। याद है ये बातें? कम ऑन। और याद रखिए, अगर आप अपना एंगेजमेंट लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो वो कंप्लाई नहीं करता है स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट से, एंड देयरफॉर आप अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस नहीं दे सकते दैट यू हैव डन योर ऑडिट ऑफ ऑफ समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आई होप ये बातें आप याद रखेंगे। कम ऑन बोल दीजिए। तो नंबर 1, अगर कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स बनाती है तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं वो एक्सेप्टेबल है। मैनेजमेंट बनाएगी तो हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। अगर याद रखिए अप्लाइड क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट मत करो एंगेजमेंट को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। लॉ रेगुलेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं तो याद रखिए कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इस ऐसे से कंप्लाई नहीं करना, और आपको अपने रिपोर्ट में ऐसे की कंप्लाइंस को रेफर नहीं करना है। डन बोल दीजिए, पक्का। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ आपके लिए फ्रेमवर्क बनाया है। मुझे बताइए, वो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं हम उसको, वो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे बताइए क्या हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि एक्सेप्टेबल है FRF? बिल्कुल प्रिज्यूम कर लेंगे जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर सेबी बोल रहा है तो, राइट। अच्छा, लॉ रेगुलेशन बोल रहा है तो हम लॉ रेगुलेशन की बात भी मान लेंगे लेकिन कंप्लाइंस विद ऐसे नहीं दिखाएंगे। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और भी चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। ये तो हमारा हो गया अप्रोच में पहला पॉइंट, एप्लीकेबल क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल। दूसरा पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट जानती है और मानती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1 कौन सी? प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। नंबर 2, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल कराना यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी। कम ऑन, याद है आप लोगों को? जिसके पास समरी जा रही है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबल है कि उसके पास वो अपनी प्रॉपर फुल फ्लेजेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही प्रोवाइड कराएं। और अगर लॉ रेगुलेशन इस बात को प्रोहिबिट करता है तो उस लॉ रेगुलेशन को डिस्क्राइब करे अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या बोलती पब्लिक? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। मुझे बताइए कि आप एक क्लाइंट के ऑडिटर हैं, उस क्लाइंट ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, वो भी आपसे ऑडिट करवाई है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए। ओके, और अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है तो वो लॉ रेगुलेशन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओके,
याद है वो वर्ड्स, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी इट मस्ट बी अवेलेबल टू द यूजर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी में क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं? नंबर 1, क्लियरली पता होना चाहिए फ्रॉम हुम और वेयर। नंबर 2, पब्लिक रिकॉर्ड में हो, अगर है तो वेरी अच्छी बात। अगर नहीं है पब्लिक रिकॉर्ड में, तो भाई हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे मैनेजमेंट ने कोई प्रोसेस बनाया है जिससे कि रेडी एक्सेस मिल जाए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कम ऑन ओके। तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, प्रोवाइडिंग दी audited financial statement to the users of the summary financial statement, and if law regulation prohibits, then providing the details of that law. How we can assure that audited financial statements are available to the users of summary financial statement without undue difficulty? 3 बातें बता देंगे। नंबर 1, सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए फ्रॉम हुम और वेयर। नंबर 2, पब्लिक रिकॉर्ड। नंबर 3, प्रोसेस। डन। जल्दी से बताइए, कम ऑन, यस और नो। मैं इसको DND पे डाल दूं। चलो जी आगे चलते हैं। देन उसके बाद तीसरी बात क्या? इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ये फैक्ट लिखा हुआ है कि इनका ऑडिट हुआ है, तो भाई साहब उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी लगी हुई होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट कभी कभी झोल कर सकती है। मैनेजमेंट ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दी और बोल दिया कि भाई ये तो ऑडिटेड है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई। यूज़र को मिसलीड करना चाह रहे हो? नहीं भाई, ऑडिट रिपोर्ट भी आपको उसके अंदर लगानी पड़ेगी। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3 है। अच्छा, आखिरी बात अगर अप्रोच की बात करूं तो अप्रोच में आखिरी बात आती है जिसपे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एग्री विद द मैनेजमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ द ओपिनियन। फॉर्म ऑफ ओपिनियन को लेके भी जो है वो अग्री करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ, किस फॉर्मेट में हम लोग अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बताइए, ये बात क्लियर है यहाँ तक? कम ऑन। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स हमने नहीं पढ़ा था बेटा, फॉर्म ऑफ ओपिनियन हमने पढ़ लिया था। याद रखिए, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो उसे कौन कौन से फ्रेजेस वो यूज कर सकता है? 2 फ्रेजेस, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ये 2 फ्रेजेस आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, लॉ और रेगुलेशन में अगर ओपिनियन के वर्ड्स डिफरेंट है तो नंबर 1, ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स बताने चाहिए कि कैसे उसने जो है प्रोसीजर्स लगा के अपना ओपिनियन बनाया है। नंबर 2, उसे जरूर देखना चाहिए कि कहीं लॉ और रेगुलेशन की वर्डिंग की वजह से यूजर को मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो एडिशनल एक्सप्लेनेशन से क्या मैं इसे मिटिगेट कर सकता हूं, राइट? और अगर मिटिगेट नहीं कर सकता है तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। बच्चों रिवीजन करा रहा हूं, कल वाली मेहनत कर रहे हैं, आ जाओ। देन एलिमेंट्स अभी हमने पढ़ने थे। उसके बाद बच्चों हमने ये वाली कुछ बातें पढ़ी थी। अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड EOM और OM है और ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट और फेयर है, तो कोई बात नहीं, हम लोग सर वहाँ पे अपना ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन जो है वो इशू कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट हमें बताना पड़ेगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन या EOM या OM पैराग्राफ है, और साथ साथ में उस क्वालिफिकेशन का बेसिस हमें बताना पड़ेगा और इफेक्ट क्या आ रहा है उसका समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमें ये भी बताना पड़ेगा। कम ऑन, बोलिए, कम ऑन। देखिए, क्वालिफाइड ओपिनियन EOM OM, लेकिन ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है और मेटर रिस्पेक्ट में या फेयर समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये 2 चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन था, अब हम क्या करेंगे? अब हम ध्यान से सुनिए, थ्योरी वाली बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बताएंगे भैया एडवर्स या डिस्क्लेमर है, एडवर्स या डिस्क्लेमर का बेसिस क्या है, और इसकी वजह से, एडवर्स और डिस्क्लेमर की वजह से मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि मैं ओपिनियन दूं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इज दैट क्लियर? बोलिए, आप ऑडिटर है, आपने ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया, एडवर्स ओपिनियन दिया, आपके पास समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही हैं, तो आप भले बताएंगे देखो जी इनके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर एडवर्स ओपिनियन है, एडवर्स का बेसिस ये है, और क्योंकि एडवर्स ओपिनियन है ये मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट होगा कि मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दूं। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, आ जाइए जी। देन मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंसिस्टेंट नहीं है, फेयर समरी नहीं है, अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बना है और मैनेजमेंट जो है चेंजेस नहीं कर रही है, तो हम लोग एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। किसके ऊपर? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अच्छा, ये भी पढ़ लिया था। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और अलर्टिंग रीडर्स टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, याद कीजिए। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, आई होप SA 800 आपको याद है। अगर SA 800 यूज हुआ है, यानी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज हुआ है, SA 800 एप्लीकेबल हो रहा है, और वहां पे आपने रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज
लगाया है, रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज लगाया है, या आप रीडर्स को अलर्ट करना चाहते हैं तो सिमिलर रिस्ट्रिक्शन और अलर्ट जो है आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी देना पड़ेगा। ओके, कंपैरेटिव्स, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। अगर है तो आपने देखना है क्या वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है तो ओके, नहीं है तो आपने उसके रीजन को जांचने की कोशिश करनी है, कहीं कोई मैल इंटेंशन तो नहीं थी, कहीं कोई अनरीजनेबल ओमिशन तो नहीं है। अगर अनरीजनेबल ओमिशन है तो हमें बस उसका इफेक्ट डिटरमाइन करना है कि इसका इफेक्ट हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या आ रहा है। एक बात, अगर आपकी कंपैरेटिव्स किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए थे, कंपैरेटिव्स पता है ना, या तो आप लोगों के साथ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स या फिर आपकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है, ऐसे 710 में पढ़ेंगे। अगर किसी और ने, मेरे साथ साथ अगर किसी और ने जो है आपको आपकी जो कंपैरेटिव हैं वो बनाए थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 710 जाके पढ़ना पड़ेगा, उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। बताइए यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं आती है? कम ऑन गाइज, लगभग पूरी क्लास रिवाइज कर ली हमने 10 मिनट के अंदर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिवीजन का है, वो है नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। मैं काम करता हूँ, मैं आपको साथ साथ जो है वो बुक भी दिखा देता हूँ और जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ जी, ये हम लोग चले गए यहाँ पे, और हम लोग बच्चों इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये, और मेरे हिसाब से ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मिस मत कीजिएगा। शॉर्ट नोट से मैं आप लोगों को इसको समझा भी दूंगा और पढ़ा भी दूंगा और याद भी करवा दूंगा। ओके, मतलब रिवीजन जो है वो अच्छे से करवा दूंगा। आइए मेरे साथ वापस आइए, तो शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं, देखते हैं जरा हमारे पास क्या है। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर, बेसिकली क्वेश्चन पूछेंगे प्रोसीजर्स टू फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन इन केस ऑफ समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो 6 पॉइंट है, याद कर लो। सम एफएस, अरे नलायक, हाँ जी 6 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल आसानी से याद कर लो। सम एफएस एएफएस एसी, सम एएफएस एसी, सम एएफएस एएफएस एंड सम एएफएस। आपको भी सुनने में थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको देखना है, सिर्फ 3 बातें हो रही हैं, सम एएफएस पे बात हो रही है, एएफएस पे बात हो रही है और एसी पे बात हो रही है, फिर मिला जुला के बात हो रही है। जैसे कि सम एएफएस को एसी से मिला दो, सम एएफएस को एएफएस से मिला दो, और सम एएफएस अकेला यहाँ पे नॉट मिसलीडिंग आ जाएगा। अब सुनिए क्या प्रोसेस लगाएगा ऑडिटर। ऑडिटर सबसे पहले देखा कि भाई समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं अपने समराइज नेचर को, और साथ साथ में आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो रखी है किसकी, समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि पता होना चाहिए समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं ये, और समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो समराइज नेचर को क्लियरली डिस्क्लोज कर रहे हो, मेरे साथ क्लियरली डिस्क्लोज कर रहे हो। ओके, सेकंड आता है एएफएस। एएफएस में आप लोग क्या बोलेंगे, एएफएस होते क्या है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अकम्पनीड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें देखना है कि भैया सम एफएस में क्लियरली लिखा हो कि आपको कहाँ से मिल सकते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और साथ साथ में अगर लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है कि भैया आपको समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देने हैं, तो लॉ एंड रेगुलेशन बताया जाए कि कौन सा लॉ और रेगुलेशन, उसमें क्या क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। 2 प्रोसीजर हो गए, सम एफएस एएफएस। तीसरा अप्लाइड क्राइटेरिया एडिक्वेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। अप्लाइड क्राइटेरिया इज नथिंग बट जैसे कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में, सम एफएस के केस में अप्लाइड क्राइटेरिया हम लोग बोल देते हैं। सम एफएस एसी, अरे बहुत ही आसान, आपके सम एफएस मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसी, तो हमें ये प्रोसीजर लगा के चेक करना है। फिर सम एफएस और एएफएस का कंपैरिजन करना है और ये देखना है कि सम एफएस एएफएस से अग्री करते हो, यानी कि समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मतलब मैच करती हो, क्योंकि भैया अल्टीमेटली है किसकी समरी, इसी की तो समरी है। एंड देन सम एफएस मिसलीडिंग नहीं है, यानी सम एफएस के अंदर सम एफएस मतलब समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी जो है ऐसी चीज नहीं जो मिसलीड कर रही हो, यानी उसके अंदर सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है और वो मिसलीडिंग नहीं है। 6 प्रोसेस 2 मिनट लगभग 50 सेकंड में आपने रिवाइज कर डाले मेरे साथ। आइए सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोसीजर टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द सम एफएस। तो याद रखें सम एफएस एएफएस एसी, फिर सम एफएस एसी, सम एफएस एएफएस एंड सम एफएस नॉट मिसलीडिंग। ओके, अंदर का मैंने आप लोगों को एक बार जो है मटेरियल एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये हमारा नेचर वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, बुक में आपको ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ अगला टॉपिक कहाँ पे है, ये लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, फॉर्म ऑफ ओपिनियन हम लोग पहले रिवाइज कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पे। बहुत आसान है, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स जो है वो बना रखे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला एलिमेंट होगा टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसी, देखिए अगर आपने SS 700 पढ़ा है तो हमें पता है एड्रेसी कौन होता
होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बिल्कुल वही, कहते हैं कि अगर एएफएस वाला है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर एएफएस वाला नहीं है तो देखो एप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड होना चाहिए। फैक्टर्स क्या कंसिडर करने एड्रेस करते समय? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, नेचर ऑफ एंटिटी को, और साथ साथ में आपका पर्पस क्या है समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपका एड्रेस ही तय होना चाहिए। वैसे तो सेम एज एएफएस होना चाहिए, सेम एज एफएस नहीं है तो एप्रोप्रिएटनेस चेक करो। एप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखो। आ जाओ, देन आ जाता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई अब हमारी समएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में एक इंट्रोडक्टरी पैरा जाएगा, उसका कंटेंट क्या होगा। आईसीए ने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आधे बच्चे आप लोगों को परेशान नजर आएंगे, लेकिन आप लोग परेशान नहीं होंगे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ ये रिवीजन वीडियो। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी पैरा का सबसे पहला कंटेंट होगा कि आइडेंटिफाई कर लो सम एफएस है क्या। सम एफएस है क्या, आइडेंटिफाई मैंने आपको क्लास में बताया था जैसे नार्को टेस्ट में पहले उसका नाम वगैरह पूछा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आइडेंटिफाई सम एफएस इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच सम एफएस। जैसे आप लोग नॉर्मल ऑडिट में भी करते थे ना, कि आप लोग आइडेंटिफाई करते थे किसका ऑडिट कर रहे हो, कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, टाइटल क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वैसे ही आइडेंटिफाई सम एफएस इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच सम एफएस। ओके, और याद रखें अगर सम एफएस इंक्लूड किया जा रहा है इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अदर इन्फॉर्मेशन तो ऑडिटर को पेज नंबर भी, ऑडिटर जो है पेज नंबर भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि भैया सम एफएस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइडेंटिफाई सम एफएस, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई एएफएस, फिर हम लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। रेफर टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन एएफएस, रेफर टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन एएफएस, एएफएस इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिखोगे, फैक्ट दैट अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस ये लिखोगे। लेकिन अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है और आपका ईओएम ओएम है तो आप लोगों को नहीं लिखना है कुछ भी। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुक में कैसे लिखी है बातें। लीजिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा, चल भाई चल जा, हमने सबसे पहले देखा जी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सम एफएस को, आइडेंटिफाई कर लिया एफएस को, ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करने की बात चल रही तो डेट बता दी हमने। एंड इन केसेस अदर देन वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड ईओएम ओएम पैराग्राफ द फैक्ट दैट अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस। तो अगर ईओएम ओएम या अदर या आपका मॉडिफाइड ओपिनियन है तो आप लोग जो है रेफर कर देंगे, लिख देंगे कि भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस है। अगर ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस हैं तो आपको लिख के आना पड़ेगा कि भाई मॉडिफाइड है, ईओएम है, ओएम है, यानी कि आपको ऑडिट रिपोर्ट का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो भी बताना पड़ जाएगा। आ जाओ, और याद रखिए कौन सी ऑडिट रिपोर्ट की बात चली, दिस इज ऑडिट रिपोर्ट ऑन एएफएस। अच्छा जी, तो तीन बातें हो गई, आइडेंटिफाई सम एफएस, आइडेंटिफाई एएफएस, रेफर एआर ऑन एएफएस। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, डेट ऑफ एआर ऑन सम एफएस लेटर देन डेट ऑफ एआर और ऑफ एएफएस। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। एक बार बताओ, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सम एफएस पे क्या ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले की डेट बदल सकती है? आंसर इज नो। तो देखिए, आपने एक स्टेटमेंट देनी है कि सम एफएस एएफएस डू नॉट रिफ्लेक्ट द इवेंट दैट अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा ईयर था, यहाँ पे हमारी ऑडिट रिपोर्ट आ गई थी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ऑडिट करके दिए हैं, तो आप ये स्टेटमेंट देंगे कि भैया मैंने इसके बीच के ये कौन से इवेंट्स हो गए सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऑडिटर रिपोर्ट की डेट है, इसके बाद के इवेंट्स कंसिडर नहीं किए हैं, किसके अंदर हमने सम एफएस की रिपोर्ट के अंदर जो हमने कंसिडर नहीं किए हैं। ओके, तो हम ये एक स्टेटमेंट देके आएंगे कि सम एफएस और एफएस डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट दैट अकर्ड सब्सिक्वेंटली टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे प्लीज सब्सिक्वेंट इवेंट से मिक्स मत कीजिएगा, वहाँ अलग केस है। यहाँ पे आप लोग समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में बनी किससे है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह कंसीडर करने थे कर लिए, वेरी गुड। अब आप ये स्टेटमेंट दे देंगे भैया सम एफएस और एफएस जो मैं अपनी रिपोर्ट में रेफर कर रहा हूं ना यहाँ पे, उसमें मैंने कोई भी चीज जो है वो कंसीडर नहीं करी है आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आ जाओ जी, देन फाइनली एक स्टेटमेंट देंगे सम एफएस नॉट ऑल हम लोग स्टेटमेंट क्या देने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग सम एफएस में देंगे भैया समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें सारे डिस्क्लोजर्स नहीं है, राइट। और साथ साथ में रीडिंग समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया ये रिवीजन वीडियोज हैं, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द रेगुलर क्लासेज। ओके, तो ऐसे ही आप एक स्टेटमेंट देके आएंगे कि रीडिंग द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीजिए, तो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इसी पेज में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लोग ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। अब आ जाओ जी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसमें हम लिखेंगे कि भैया सम एफएस के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और हम लोग ये बता देंगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग स्टेटमेंट देंगे कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपिनियन ऑन सम एफएस बेस्ड ऑन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय दिस एसए। वो प्रोसीजर कौन से थे, अभी हम लोग देख के आए थे ना, वो 6 प्रोसीजर्स वही वाले। ओपिनियन पैराग्राफ हम लोग अपना ओपिनियन स्टेट करेंगे, और उसके बाद बस डीपीएस बच गया हमारा। डीपीएस में क्या क्या है, सबसे पहले डेट याद रखिएगा, सेम है एसए 700 जैसा। डेट एविडेंस ऑब्टेन्ड से पहले की डेट
जो है वो नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ ऑब्टेनिंग SAE ऑन विच टू बेस द ओपिनियन, नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग SAE ऑन विच टू बेस द ओपिनियन। तो आपकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग SAE ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। अच्छा जी, इंक्लूडिंग SAE, आपको SAE से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन दो आपको बातें क्लियरली बोली जा रही है। नंबर वन, SMFS prepared and those with recognized authority have asserted the responsibility of SMFS। मतलब भैया आपके पास इस बात का क्लियर एविडेंस होना चाहिए कि SMFS जो है वो प्रिपेयर हो गए हैं और जो भी रिकग्नाइज अथॉरिटी वाले लोग थे उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले ली है। इन दोनों का ऑडिट एविडेंस आपके पास होना चाहिए। उसी के बाद जो है आप लोग क्या करेंगे, उसी के बाद जो है आप लोग अपना ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे। प्लेस ऑफ सिग्नेचर वेरी इजी, हमें पता ही है, सिग्नेचर FRN UID UDIN ये सब बातें आप लोग पढ़ते हुए आते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत मुझे नहीं लगता आप लोगों को है। आ जाइए, तो ये हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा, अब मैं आपको दिखाऊं, ऐसे में तो हमारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए और हमारे साथ साथ में जो रिपोर्ट के एलिमेंट्स थे हमारे, वो सारे पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे आके। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, वो ये है कि अगर अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है SMFS के साथ, यानी समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आपको बोला जाएगा भाई मैनेजमेंट ने अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे दी है समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, आपको क्या करना है, इवैल्यूएट, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड हो। अगर क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा चेंज करने के लिए। मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो ऑडिटर एक्सप्लेन कर देगा अपने रिपोर्ट के अंदर ऑन SMFS दैट सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड। इन शॉर्ट भाई साहब, हमने जो ऑडिट किया है सिर्फ वो ही कवर्ड है हमारे ऑडिट में, समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कवर्ड नहीं है। 3 स्टेप और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और एज द केस में भी जितने भी स्टेप मार्किंग होंगे इस पार्ट के वो आपको मिल जाएंगे। इवैल्यूएट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, मैनेजमेंट को बोलो चेंज कर दो, मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में एक्सप्लेन कर देगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन SMFS डज नॉट कवर सच इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, अदर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग SMFS, तो अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जिस डॉक्यूमेंट में दी उसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये चेक करना है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही है बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड SMFS। अगर ऑडिटर को लगता है, को लगता है कि भाई साहब देयर इज नीड टू रिवाइज द SMFS और अदर इन्फॉर्मेशन, तो मैनेजमेंट के साथ फिर डिस्कशन करेगा। तो इन शॉर्ट, अगर अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है चेक करो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, अगर नीड टू रिवाइज है इन दोनों में से किसी को भी, तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लो। आ जाओ जी। देन ये पार्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनके आपके एग्जाम में आ सकता है। उम्मीद करता हूं आप इसको कवर करेंगे। ऑडिटर की एसोसिएशन का पार्ट है बच्चों, ये जरा ध्यान से देखिएगा। एंटिटी क्या कर रही है, यानी मैनेजमेंट क्या कर रही है, एंटिटी ये बता रही है कि देखो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करें, लेकिन उस पर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको इंक्लूड नहीं कर रही है। ऑडिटेड एंटिटी हर जगह पे भाई चिल्ला चिल्ला के बता रही है मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑडिटेड है, लेकिन मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिखा रही हूँ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिटर में क्या रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि देखो जी, आप जब ये बोल रहे हो कि ऑडिटेड है तो आप ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाओ। अगर मैनेजमेंट नहीं करती है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर देखेगा मैं क्या एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता हूं टू प्रिवेंट द मैनेजमेंट फ्रॉम एसोसिएटिंग ऑडिटर विद द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो याद रखें समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, ये क्लेम किया जा रहा है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट इंक्लूड करो, और मैनेजमेंट नहीं करती तो ऑडिटर एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा कि मैनेजमेंट जो है वो एसोसिएट ना करे ऑडिटर को समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। पार्ट 2, ऑडिटर को आपने एंगेज किया था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, यानी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपने एंगेज नहीं किया। आपने सिर्फ उससे क्या ऑडिट करवाई, अपनी प्रॉपर जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो ऑडिट करा लिया। समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने अभी तक ऑडिट नहीं कराई है। तो एंटिटी ऐसे सिचुएशन में प्लान कर रही है कि मैं क्या करूंगी, मैं रेफर कर दूंगी टू द ऑडिटर एंड द फैक्ट दैट समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका तो ऑडिट हो चुका है। मैनेजमेंट कह रही है कि मैं समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी, समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी, और समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जरा ध्यान से, समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर को रेफर कर दूंगे, बोल दूंगे समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से निकले, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकले हैं। यूजर को धोखा हो सकता है कि भैया कहीं ये समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिट नहीं हुए हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल बी सेटिस्फाइड। ध्यान से, ऑडिटर को ये सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करनी है कि रेफरेंस जो दिया जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन AFS। हाँ जी, रेफरेंस जो दिया जा रहा है वो सिर्फ किसके कॉन्टेक्स्ट में हो, ऑडिट रिपोर्ट ऑन AFS। यानी अगर ऑडिटर को आप रेफर कर रहे हो, यहां बोला ना रेफर टू द ऑडिटर, ऑडिटर को आप रेफर तो कर सकती है, एंटिटी बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, लेकिन ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन AFS।
आपने समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं किया, आप उसके ऑडिट के रेफरेंस में कैसे रेफर कर सकते हो, या इसके रेफरेंस में आप कैसे ऑडिटर का नाम ले सकते हो कि भैया समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो याद रखिए, रेफरेंस टू ऑडिटर ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन एएफएस। एंड एक स्टेटमेंट जो दे रही है मैनेजमेंट, ये स्टेटमेंट कोई ऐसा इंप्रेशन ना दे दे कि ऑडिटर ने समएफएस पे रिपोर्ट किया है। स्टेटमेंट डज नॉट गिव एनी इंप्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन दिस समएफएस। याद रखिएगा, दोनों के बीच में एंड है, दोनों की दोनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऑडिटर ये सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करेगा कि मेरा रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट ऑन एएफएस के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाए, और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना हो जिससे ये इंप्रेशन दिया जाए कि भैया ऑडिटर ने समएफएस पे रिपोर्ट किया है जबकि उसने समएफएस पे रिपोर्ट नहीं किया है। आ जाओ, तो ए और बी अगर नहीं मतलब ए और बी अगर सेटिस्फाइड नहीं, ए या बी दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो पाया, मैंने क्या बोला, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए भाई। अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कम ऑन, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को टू चेंज टू मीट देम और नॉट टू रेफर। या तो आप इन चीज़ों को चेंज करो, अपना जो आपने रेफरेंस दिया इसमें बदलाव लेके आओ भाई, ठीक है, वो स्टेटमेंट बदलाव लेके आओ। स्टेटमेंट ऐसी ना दिखे कि ये रेफर किया जा रहा है कि भैया इसका ऑडिट तो किसने किया है, इसका समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिट किया है ऑडिटर ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही है तो हम क्या बोलेंगे मैनेजमेंट को कि देखो जी मैनेजमेंट, या तो आप बदल दो, नहीं बदल रहे हो तो आप एक काम करो, हमारा रेफरेंस ही बिल्कुल आप वहाँ से हटा दो, या फिर भैया लाओ पैसे दे दो, हमें एंगेज कर लो, हम आपके समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी रिपोर्ट दे देते हैं। ओके, और फिर आप ऑडिट रिपोर्ट ऑन समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते रहना सबको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, मैनेजमेंट कंप्लाई नहीं करती है किसी भी चीज़ से ऊपर, हमने ऊपर उसको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बताए ना कि भाई एक काम करो, हमारा रेफरेंस सिर्फ इसी के रेफरेंस में दो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में। कोई भी स्टेटमेंट ऐसा इंप्रेशन ना दे कि हमने समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, या फिर हमसे ऑडिट करवा लो, राइट। और अगर आपने पहले गलतियां करके तो उसे चेंज कर लो, लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं मान रही तो ऑडिटर क्या करेगा, एडवाइस करेगा मैनेजमेंट को, देखो जी मैं डिसएग्री करता हूँ विद द रेफरेंस टू द ऑडिटर, और साथ साथ में ऑडिटर डिटरमाइन करेगा एंड कैरी आउट करेगा एप्रोप्रिएट एक्शन डिजाइन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इन एप्रोप्रिएटली रेफरिंग टू द ऑडिटर। ओके, तो ऑडिटर पहले बोलेगा देखो जी मैं डिसएग्री करता हूं आपके रेफरेंस से जो आपने ऑडिटर का रेफरेंस दिया है, और साथ साथ में ऑडिटर देखेगा कि मुझे क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए जिससे मैं प्रिवेंट कर पाऊं मैनेजमेंट को, एम मतलब मैनेजमेंट, जिससे मैं प्रिवेंट कर पाऊं मैनेजमेंट को फ्रॉम इन एप्रोप्रिएटली रेफरिंग टू दी ऑडिटर। आइए 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और उसके बाद बच्चों हमारा स्टैंडर्ड जो है वो हो जाएगा फिनिश, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो भाई, मैं सच बताऊं, टाइटल को छोड़ो, मोटी मोटी बात ये समझो, रिपोर्ट ऑन समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा कब आएगी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात पक्की है, याद रखिएगा, रिपोर्ट ऑन समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब आएगी, जब आपका ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका हो उसके बाद ही आएगी। ओके, और दूसरी बात याद रखिए, ऑडिटर को क्या नहीं करना है, ऑडिटर को क्या अब समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट बनाते समय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कोई एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होगा। मैं अपना भाई साहब ऑडिट कंप्लीट कर चुका हूं, उसके बाद मैं समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूं, क्या समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई एडिशनल एविडेंस ऑब्टेन करूं? नहीं भाई नहीं, काहे को परेशान कर रहे हो। तो ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल एविडेंस ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट्स, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, और रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिए, ये आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। इसके बाद के कोई भी इवेंट को जो है हम लोग उसके इफेक्ट पे जो है वो रिपोर्टिंग नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ऑडिटर को ना ही एडिशनल ऑडिट एविडेंस चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और ना ही वो रिपोर्ट करेगा ऑन इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, रीजन, क्योंकि भैया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, एक कंडेंस्ड वर्जन है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, बोल दो हाँ के ना, हाँ 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 हाँ। तो सिंपल सी बात इस टॉपिक के अंदर, ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी है समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर को क्या नहीं करना है, एडिशनल ऑडिट एविडेंस नहीं लेना ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, रिपोर्ट नहीं करना ऑन इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए टॉपिक का नाम हो गया टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीजिए, पूरा स्टैंडर्ड हमारा रिवाइज हो चुका है, अब चलते हैं और जरा इसके क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते हैं। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे, सब बच्चे हाय बोलें, सबको हेलो हेलो हाय कर दो सब बेटा, हाय। चलो, सीए मधुर, आहा क्या बढ़िया नाम लिखा है भाई, सीए मधुर is the auditor of a company and has issued report on 15 June of a particular year. The audit report on summary financial statement derived from such audited financial statement is dated 15th July. लीजिए, क्या क्वेश्चन है, 15 जून को आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी है। हाँ जी, 15 जून को आपने क्या दे दिया, कमांडल में जल्दी बताइए, ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, और 15 जुलाई को आपने समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट रिपोर्ट दे दी है।
Discuss whether there exists any additional reporting responsibility for the auditor in such a situation in respect of audit report on summary financial statement. आइए देख लेते हैं क्या दिया है मधुर भैया के केस में आंसर। मधुर मधुर मधुर, हाँ जी, मैं आईसीए के आंसर से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, उनका जो स्ट्रक्चरिंग होता है, बट फिर भी फॉलो उनको ही करना है। द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दिस, ओके, और द ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दिस। ये तो हो गए जी फैक्ट्स, ये तो उन्होंने बता दिए फैक्ट्स। In the situation, auditor report on summary financial statement should state that summary financial statement and the audited financial statement do not reflect the, ये लीजिए, ये हो गया हमारा मेन आंसर, कोर आंसर, it do not reflect the effect of events that occur subsequent to the date of auditor's report on the audited financial statement। बताइए यही बात हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बोल दीजिए, बस स्ट्रक्चरिंग ध्यान में रखनी है आपने। और मैं आपसे वैसे पूछ लेता हूँ, अगर आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट दे रहे हैं आफ्टर दी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप में जो इवेंट्स हुए हैं, क्या हम उसको कंसिडर करते हैं? आंसर इज नो, दैट्स इट, ओके। ये बच्चों 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 3, 4, 5 जो भी पैटर्न रहेगा ऐसे रहेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एवरीवन जल्दी से बताओ, कर पाओगे? कम ऑन, यस और नो? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड कीजिए जल्दी से, ये रहा आपके सामने, आप लोग रीड करेंगे। कहाँ गया 8 पॉइंट, ये रहा, रीड करो जी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6, जल्दी रीड कर डालो इसको, जल्दी फास्ट रीड करो जल्दी से, और अपना आंसर बनाने की कोशिश करो प्लीज। कर लिया रीड? आ जाओ, मैं भी करता हूं तुम्हारे साथ बैठ के रीड भाई, कोई दिक्कत की बात? अच्छा रीड नहीं कर अभी, कर लो। चलिए अब मैं भी आ गया हूं आपके साथ, आ जाओ जरा पढ़ने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या क्या बातें यहां पे लिखी हुई हैं पहले उसे कर लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ। कंसिडर दैट द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय सीए मधुर फॉर द अबव साइड कंपनी कंटेन्स क्वालिफाइड ओपिनियन। हाँ, यानी ये कौन सी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट की। कैन ही इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आइए चलते हैं आंसर देखने के लिए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। इफ ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट, और कीवर्ड्स देख रहे हैं, और आर अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, ही कैन इशू, कम ऑन, ही कैन इशू, बोलिए क्या? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, जहां पे ऑडिटर की रिपोर्ट थी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन था, तो ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे को ये 2 चीजें इंसर्ट करनी होती थी। नंबर 1, एक तो मैं बताना पड़ता था कि देखो जी, जो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन। साथ में डिस्क्राइब करना पड़ता था बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होने वाला, क्या था, कम ऑन, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन क्या था, एंड दैट क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इफेक्ट अगर उसका कुछ आ रहा होता था समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो हमें समझाना पड़ेगा। हेंस अबव पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड बाय सीए मधुर। क्या बोलती पब्लिक? बोलिए। क्लीन ओपिनियन, वो अपना क्लीन ओपिनियन इशू कर सकता है, हाँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बस ये फॉर्मेलिटीज, ये जो डिस्क्लोजर्स हैं पूरे करने पड़ेंगे, ओके, बोलिए, दैट्स इट। आइए एक और चीज़ करने की कोशिश करते हैं बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है वो, लेकिन हम लोग पूरा उसको कर जाएंगे, कोई घबराने की आपको दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। आइए करने की कोशिश करते हैं हम लोग अपना एक केस स्टडी जो ICAI ने दिया है। देखिए क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1, सर ये अब्रिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बेटा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एब्रिज्ड का मतलब है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात समझ आ गई। द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमें समरी दी गई है और ये समरी कहाँ से बनाई गई है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बनाई गई है एज एट 31 मार्च। ओके, एब्रिज्ड बैलेंस शीट दे रखी है आप लोगों को, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन, टोटल एसेट, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, करंट एसेट एक्सेट्रा। और एब्रिज्ड रेवेन्यू अकाउंट दे रखा है आपको, इनकम, एक्सपेंस, नेट रियलाइज्ड गेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें दे रखी हैं। आइए अब यहाँ से पढ़ते हैं। द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ द फंड हैव बीन प्रिपेयर्ड by the board of trustees of the fund pursuant to SEBI regulation and in accordance with the format prescribed by SEBI. Previous year figures have been ignored for the purpose of this case. Comparatives नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है जी। हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई है? बोर्ड ने बनाई है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि SEBI के रेगुलेशंस ने कहा था और SEBI के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने बनाई है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस बाय द ऑडिटेड इन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छी बात है जी, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। ओके, ठीक है। कीपिंग इन व्यू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? ओके, ऑडिटर में presume that criteria applied by board of trustee in the preparation of the abridged financial statement are acceptable. Auditor cannot presume that criteria applied by board of trustees in preparation of abridged financial statement are acceptable. तो यहाँ पे है may presume, यहाँ पे है cannot presume. The abridged financial statement have been prepared by the board of trustees. The auditor cannot ordinarily accept the criteria applied by them for the preparation of such abridged financial statement before detailed evaluation. Okay. The auditor is duty bound to accept the criteria applied by board of trustees in preparation of abridged financial statement. चलिए आप लोग आंसर दीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। पहले सब लोग इसका आंसर दें। क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैं वेरी गुड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आंसर मेरे मन में आ रहा था वही सब आंसर आपने भी दिया है, तो मुझे लगता है कि हमारा थॉट प्रोसेस काफ़ी मैच हो रहा है। एक दो बच्चों के अलग आंसर भी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। MCQ में जब भी अटक जाए एलिमिनेशन मेथड शुरू कर दो। एलिमिनेशन मेथड, क्या ऑडिटर ड्यूटी बाउंड है? क्या ऑडिटर ड्यूटी बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए? मुझे बता दीजिए, इज ऑडिटर ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? ना भाई ना, ये तो नहीं है। हमारे पहले सही होने के चांसेस थे 25%, अब हमारे सही होने के चांसेस हो गए 33%। ये बात समझ आई आपको? चलिए आगे चलते हैं। द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। द ऑडिटर कैन नॉट ऑर्डिनरली एक्सेप्ट द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय देम। मैं तो इस लाइन को पढ़ रहा हूं और देखिए इस लाइन में क्लियरली लिखा है कि भाई अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर्सुएंट टू सेबी रेगुलेशन। तो ये मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने तो बनाए हैं। द ऑडिटर कैन नॉट ऑर्डिनरली एक्सेप्ट क्राइटेरिया अप्लाइड बाय देम। दे हैव नॉट अप्लाइड द क्राइटेरिया बाय देमसेल्व्स। क्या ये मैनेजमेंट का क्राइटेरिया था? नहीं, ये तो सेबी का क्राइटेरिया था, और इसलिए मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूं। मुझे नहीं पता सही है, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं भाइयों, लेकिन मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको दिखाना चाहता हूं, तभी मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूं। आइए जरा देखते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। हमारे सही होने के चांसेस कितने परसेंट हो चुके हैं? जल्दी बताइए। 50% हो गए, 50%। The auditor cannot presume that criteria applied by board of trustees in preparation of abridged financial statement are acceptable. The auditor may presume that criteria applied by board of trustees in preparation of abridged financial statement are acceptable. मैं ए के साथ जाना चाह रहा हूं। सेबी ने बताया है, और सेबी जब बताता है या कोई भी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेटर जब बताता है तो याद कीजिए, वी कैन प्रिज्यूम दैट इट इज एक्सेप्टेबल। बताइए हाँ कि ना। ये बात हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बता दीजिए। तो आई एम गोइंग विद ए, राइट। तो मैंने इसका आंसर ए मार्क कर लिया है। बाकियों के आंसर भी हम बाद में देखेंगे, पहले पूरी केस स्टडी सॉल्व कर लें। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद? याद रखिए, पूछ रहे नॉट इन अकॉर्डेंस विद। एमसीक्यू सॉल्विंग टिप नंबर 2 बच्चों। पहले टिप नंबर 1 क्या हो गई? एलिमिनेशन। टिप नंबर 2, जहां पे नॉट लिखा हो, नो लिखा हो, उसे मार्क कर लो। नॉट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 810। The notes to account should have specifically disclosed that these abridged financial statements have been derived from audited financial statement. The board of trustee has disclosed that audited financial statements are available on the website of the company. Okay. It should be stated in auditor's report that abridged financial statements have been compared to the related information in the audited financial statement to determine whether abridged financial statement agree with or can be recalculated from the related information in the audited financial statement. It should be stated in auditor's report that reading the abridged financial statement is not a substitute for reading the audited financial statement of the schemes of the fund. देखो भाई, ये तो मेरे हिसाब से रिपोर्ट में होना ही चाहिए था।
ये तो रिपोर्ट में होना ही चाहिए था। कम ऑन, यस और नो, बोलिए हाँ के ना। अच्छा, एक बार मैं अपने टॉपिक पे चलता हूं, जो हमने आज टॉपिक पढ़ा था वो रिपोर्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास रिपोर्टिंग में क्या क्या था, हमारे पास रिपोर्टिंग में क्या क्या था। इंट्रोडक्टरी पैरा, ये हो गया, ठीक है। टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैरा, ओके। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन पैरा, डेट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर। तो हमसे पूछा क्या गया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं सारी बातों को। यहाँ पे आ जाओ जी, एक बार के लिए बच्चों दोबारा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, उनको एक बार जो है ढंग से देख लेते हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसी के बेस पे जो है हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ मेरे साथ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा सा दिखता है हमें। लो भाई लो, सेकंड क्वेश्चन हमारा चल रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन हमारा चल रहा है ना। इसको ये पहले इसको रब कर दूं मैं, मार्ग नहीं है ये। मैं कह रहा हूं कि ये तो मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है। इट शुड बी स्टेटेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रीडिंग द एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम ऑन, ये तो रिपोर्ट में होना चाहिए। तो मैंने बोला ये ठीक है, बट हमें बताना है जो ठीक नहीं है, याद रखिएगा, हमें बताना है जो ठीक नहीं है। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शन बच गए, इनमें से हमें ढूंढना है जो ठीक नहीं है। ओके, मैं ऑडिट रिपोर्ट देखने की बार बार कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बार बार बोल रहे हैं इट शुड बी स्टेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट दैट एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन कंपेयर्ड विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये ऑडिट रिपोर्ट में था कि नहीं था, मुझे बताओ प्लीज। ये ऑडिट रिपोर्ट में था कि नहीं था? It should be stated in auditor's report that average financial statement have been compared with related information in the audited financial statement to determine whether average financial statement agree और ये मेरे हिसाब से ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट में नहीं था। ये मेरे को लग रहा है रिपोर्ट में नहीं था। ओके, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव डिस्क्लोज द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। ये हमें बताना है भाई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बताना है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है। नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली डिस्क्लोज होना चाहिए दैट दीज एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल। मैं इससे भी एग्री करता हूँ। तो मैं ए से एग्री कर रहा हूँ, मैं बी से एग्री कर रहा हूं, मैं सी से एग्री नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? इट शुड बी स्टेटेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ऑडिटर रिपोर्ट अगर मैं देख रहा हूं, ऑडिटर रिपोर्ट अगर मैं देख रहा हूं, तो मुझे ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी ऐसी चीज मेंशन होती हुई नहीं दिख रही थी। आप एग्री करते हैं मेरी बात से? प्रोसीजर्स में था ये, प्रोसीजर्स में। अगर मैं प्रोसीजर्स को जाके देखता हूं, प्रोसीजर्स को जाके अगर मैं देखता हूं, तो ये बात वहां पे थी, तो ये बात वहां पे थी। प्रोसीजर नंबर 5 अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं प्लीज। प्रोसीजर नंबर 5, सम एफएस एएफएस कंपैरिजन एग्री विद रिलेटेड इन्फो इन एएफएस। ओके ओके, बोल दीजिए। तो मैं अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, पहले मैं जरा इसको हटाऊं कैसे यहां से। हाँ, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। सी क्यों? क्योंकि सी गलत है, याद रखिएगा, सी गलत है। हमें गलत वाले को सही मार्क करना था, याद है ना, नॉट अप्रोप्रिएट। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट में आता था, याद है? हमें क्या पैराग्राफ सही लगेगा उसमें? अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अब्रिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अवर प्रोसीजर विच वर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसेज ऑन ऑडिटेड और ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। प्राइमा फेसी सही लग रहा है। Our responsibility is to express an opinion on abridged financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with SS 810 engagement to report on summary financial statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India। अब ये ज़्यादा specific लग रहा है। Our responsibility is to express an opinion on abridged financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with standards on auditing adopted in the circumstances including SA 810। ठीक है जी, issued by the Institute of Chartered Accountants of India। Oh my God, ये तो भाई साहब बड़े खतरनाक ऑप्शन हो गए। Then our responsibility is to express on opinion on abridged financial statement based on our procedure which are conducted in accordance with SEBI regulation and standards on auditing in circumstances including okay issued by the Institute of Chartered Accountants of India। क्या बोलते हो? मैं एक्चुअली में इसमें कंफ्यूज हूं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए, वापस आ जाएंगे। थर्ड वाले को छोड़ते हैं, 2 हो गए, वापस आएंगे इसको। देखो ना पेपर में, एग्जैक्ट पेपर में क्या करना है वही हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, मैंने छोड़ दिया उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ओपिनियन। ओपिनियन में सबसे बढ़िया आपके लिए पैराग्राफ क्या रहेगा? In our opinion, average financial statement derived from the audited financial statement for the year are a fair summary of those financial statements and are in accordance with accounting policy and standards specified by SEBI regulation and generally accepted accounting principles in India to the extent applicable. Okay, fair enough. In our opinion,
abridged financial statement as at this date for the year ended this are a fair summary of those financial statement. ओके ठीक है जी, फेयर समरी वाली बात यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे क्या बात लिखी है, फेयर समरी, लेकिन फेयर समरी के साथ साथ आपको और बहुत सारी बातें भी बता दी हैं. अच्छा, इन अवर ओपिनियन abridged financial statement derived from the audited financial statement and for the year ended are consistent with the, अच्छा बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, consistent with the financial statement which are in accordance with accounting policy and standards specified in SEBI regulation and generally accepted accounting principles in India to the extent applicable. यहाँ पे consistency वाली बात लिख दी है. कंसिस्टेंसी के साथ एक बात तो मिसिंग लग रही है मुझे, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट होना चाहिए था, है ना. तो यहां पे कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो गलत लग रहा है मुझे, ऑप्शन सी तो मुझे गलत लग रहा है. कोई बात नहीं, देखेंगे अभी, ठीक है. इन अवर ओपिनियन abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं तो डी को भी गलत करना चाहता हूं, सी को भी गलत करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तो विद ऑल इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट वाला वर्ड चाहिए. आप लोग हो साथ में, आप लोग हो साथ में, कम ऑन गाइज. ये वर्ड कहाँ था बेटा, ये वर्ड देखो ना, आपको अगर मैं आपके नोट्स में पढ़ाऊं, अगर मैं आपको आपके नोट्स में पढ़ाऊं तो ये देखिए, हम जहां पे ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ रहे थे, ये देखिए, ये देखिए, कम ऑन, कम ऑन, दिखा आप लोगों को. यहां पे या तो आपका लिखा हो फेयर समरी, या फिर कंसिस्टेंट वर्ड आ रहा है, तो कंसिस्टेंट वर्ड के साथ आपके पास क्या आना चाहिए, कंसिस्टेंट वर्ड के साथ आपके साथ क्या आना चाहिए, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आना चाहिए. क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन गाइस, जल्दी बोलिए, पक्का. तो चलिए अब जरा देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बच गए हैं. कहाँ गए हम लोग, ये रहे हम लोग, प्लीज. तो हमारे पास भाई ये दोनों तो गलत होते हुए मुझे लग रहे हैं. अब बच गया ये, इन अवर ओपिनियन abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट दिस and for the year ended this are a fair summary of those financial statement. Language क्या थी, fair summary of the audited financial statement in accordance with applicable criteria missing है इसके अंदर. तो ये तीनों मेरे हिसाब से गलत हैं and I will select A. ये लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे सेलेक्ट किया भाई साहब. जब फेयर समरी है तो एप्लीकेबल क्राइटेरिया मिसिंग कर दिया, कंसिस्टेंट है तो ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन्होंने मिसिंग कर दिया. आई विल गो विद ए. मैंने फोर्थ का ए मार्क करा है, थर्ड मैंने छोड़ दिया है, सेकंड का मैंने सी मार्क करा है, फर्स्ट का मैंने ए मार्क करा है. चलिए आइए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं. आखिरी क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एलिमेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसए 810. आपने बताना है कि कौन सा जो है वो एलिमेंट नहीं होगा ऑडिट रिपोर्ट का. अब एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको पता है, बिल्कुल पता है. ओके, ईओएम पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों तो मेरे हिसाब से हम लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं. एक की ऑडिट मैटर है, एसए 701 में आता है कैम, वो हमें कहीं भी एसए 810 में देखने को नहीं मिला. तो मैं फेयरली इसी के साथ जाना चाहूँगा कि ऑडिट मैटर के साथ. बता दीजिए, बात समझ आ गई सर. ये कहाँ पे लिखा है बेटा, ये रही आपकी ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट. आप लोग इनको पढ़ सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट को, और इसमें देखिए कहीं भी की ऑडिट मैटर की बात की गई है क्या, आंसर इज नो. की ऑडिट मैटर जब आप पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे होते हैं तब जो है वो यूज होता है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. तो मेरे हिसाब से की ऑडिट मैटर इज द राइट आंसर. बेसिकली वो आपके ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट का पार्ट नहीं होगा एज पर एसए. हाँ जी, एज पर एसए व्हाट 810. अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे. Which of the following para is most appropriate to be included in auditor responsibility in auditor's report? चलिए अब इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बच्चों. Our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Okay, ठीक है. दूसरा क्या है, Our responsibility is to express an opinion on abridged financial statement based on our procedures, ठीक है, which were conducted in accordance with SA 810 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. ओके ओके, ठीक है. ये मुझे बेहतर लग रहा है, ए से तो बेटर लग रहा है मुझे, ए से तो मुझे बेटर लग रहा है. ठीक है, आई विल चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, तो अभी के लिए मैं बी के साथ हूं. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन आवर प्रोसीजर्स which were conducted in accordance with standards on auditing adopted in the circumstance including SA 810 engagement to report on audited financial statement issued by the. ये तो सही नहीं है, पता है मैंने क्यों बोला भाई, इस पर्टिकुलर समरी वाले में हम लोग कोई और स्टैंडर्ड लगा ही नहीं रहे थे. SA 810 is the standalone essay which deals with summary audit of summarized financial statement. क्या बोलती पब्लिक,
सी तो भाई मैंने बाहर निकाल दिया, सी को तो मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूं। हमें बताना क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो सी तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। अब आ जाते हैं डी। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज to express an opinion on abridged financial statement based on our procedure that were conducted in accordance with SEBI regulation and standards on auditing। लो भाई लो, ये भी गलत हो गया। ये भी क्यों गलत कर दिया मैंने, इसमें भी सेम लाइन लिख दी इन्होंने कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अडॉप्टेड इन सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग एसए 810। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए हैं और दो में से मुझे ज़्यादा स्पेसिफिक तो बी वाला ही लग रहा है। आई विल गो विद बी। आई डोंट नो दी आंसर्स। मैंने खुद अपने लिए भी ये चैलेंज रखा कि मैं आपके साथ बैठ के ही जो है इसको सॉल्व करूं। आइए ज़रा देखते हैं हमारे आंसर्स क्या क्या निकले हैं। हाँ जी, हमारे पास 1 का आंसर हमने दिया था ए, 1 का आंसर दिया था ए, राइट राइट। आइए ज़रा चेक, एक कहीं पे लिख लूँ मैं इसको, मैं कहीं पे लिख लेता हूँ ताकि हम एक ही बार चेक कर पाए। हाँ जी, 1 का आंसर हमने क्या दिया था ए, 2 का आंसर हमने क्या दिया है सी, 3 का आंसर हमने क्या दिया है बी, 4 का आंसर हमने क्या दिया है ए, और 5 का आंसर हमने क्या दिया है, दिस इज ए, और 5 का आंसर हमने क्या दिया है डी। ओके जी, ये मैंने अपने पास जो है एक समरी बना ली ताकि हम इसको जो है वो क्रॉस चेक कर पाएं। अब ICAI के आंसर जरा देखने चलते हैं। आप लोगों के पास ऐसे बुक्स नहीं है क्या ये वाली? नलायक को डाउनलोड कर लो। और अब आ गया है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देखने का समय आ चुका है। लेट्स गो। और ये ICAI के आंसर है ACBAD। हमने क्या दिया है, अरे वाह, ACBAD, ये ICAI के आंसर है बच्चों। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आपको सबके रीजंस भी समझा दूंगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है जी, ये लीजिए, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको इसके सारे के सारे रीजंस भी समझा देता हूँ जल्दी से। प्लीज़ ज़रा साथ में जुड़िएगा। ये रही आपके सामने स्क्रीन पे, देखो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में सब बच्चे बोल रहे हैं, एक बच्चे ने बोला है कि डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, हमें कौन सा पैराग्राफ सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए। मैंने सबसे पहले देखो, मैंने ना, मुझे बी अच्छा लगा, ए में तो कुछ लिखा ही नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। आप मुझे बताएं, क्या मैं समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कर रहा हूं, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? नहीं भाई, देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। बी मुझे क्यों सही लगा, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का नाम लिखा हुआ है। सी में फिर वही गड़बड़ कि भाई सारे स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एसए 810, फिर यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एसए 810। तो मैंने इन दोनों को इसलिए एलिमिनेट किया, इसको इसलिए एलिमिनेट किया कि ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स को रेफर कर रहा था, ये 810 को रेफर कर रहा था। डन। मैं खुद 3 में थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया। ओके जी, हो जाएगा बच्चों, फाइनल में ही तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, खतरनाक खतरनाक, है ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन आपके पास, और कोई क्वेश्चन आपके पास? ये तो बहुत आसान था, कैम इंक्लूड नहीं होते। 4th वाला भी मुझे काफ़ी इजी लगा। ओपिनियन सेक्शन में हम लोग क्या लिखने वाले, कम ऑन बोल दो। चलो जी, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपसे अगली कक्षा के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए स्टैंडर्ड के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। ओके, लो जी।